नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मामलों पर बड़ी पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय अवनीश विद्यार्थी जी। स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की बैठक के बाद भूचाल आ गया है। कोई मुख्यमंत्री बदल रहा है, कोई जाने क्या-क्या बदल रहा है, कोई डिप्टी सीएम बदल रहा है, कोई कह रहा है इसे बुलाया, उसे डाँट दिया। बहुत तो कुछ बन गया और इस सब में बीच में कूद पड़े ब्रजभूषण शरण सिंह। उन्होंने कहा ब्राह्मणों ने बैठक करके क्या गुनाह कर दिया? इससे पहले भी तो हुई क्षत्रियों की बैठक, तब क्या हुआ? तो क्या गुनाह कर दिया? धीरे धीरे इस मामले में गर्मी पकड़ती चली गई। हद तो तब हो गई जब कल 3 बजे शुरू हुआ ये ट्रेंड, टॉप ट्रेंड में रहा। एक्स जिसे अब कहते हैं, पहले ट्विटर कहते थे, तो ट्विटर ट्रेंड पर टॉप पर रहा। सोशल मीडिया में एक स्पेस अलग कायम कर दिया। शाम को ब्राह्मण भी ट्रेंड करने लगा। तो ऐसे में अब क्या है, उत्तर प्रदेश के हालात क्या, उत्तर प्रदेश की राजनीति बन रही है। मैं अवनीश भाई से जानना चाहूंगा कि अवनीश जी, इस पूरे घटनाक्रम को देखकर क्या लग रहा है कि ये बैठक गलत थी? क्यों इतनी जल्दी एक नोटिस जारी किया गया, और जारी किया गया तो उसमें पूर्ववर्ती बैठकों का जिक्र क्यों नहीं था? नहीं, देखिए, बैठक सही गलत तो तब होती है जब उसकी कोई जांच हो, कोई पड़ताल हो, पता चले कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ हुई थी, क्या वो बैठक थी भी या नहीं थी। तमाम सारी चीजों को इसका आकलन करना पड़ेगा, शायद आकलन करना चाहिए था। केवल समाचार पत्र, मीडिया और मीडिया नैरेटिव पर अगर पार्टी को काम करना है तो पार्टी को फिर एक्शन ले लेना चाहिए था। पार्टी ने ये पहली बार ऐसा हुआ कि इस तरह की किसी बैठक को का कॉग्निजेंस लिया। विधायकों का बैठना, सांसदों का बैठना, एक समाज के विधायकों सांसदों का बैठना, या विधायक सांसद कार्यकर्ताओं का बैठना, पूर्व विधायक पूर्व सांसदों का विधायकों और गैर विधायकों के साथ बैठना, ये बहुत सामान्य प्रक्रिया, और हर एक राजनीतिक दल में ये सामान्य प्रक्रिया, ये कोई असामान्य प्रतिक्रिया नहीं है। ये मेरी भी समझ से परे रहा कि ठीक है कि ऐसी कोई बैठक हुई, इस बैठक का समाचार बने, इस बैठक के समाचार के नैरेटिव को आप ध्वस्त करने के लिए कोई पॉलिटिकल स्टेप ले, या उसको कहें कि ये तो फर्जी चीजें हैं, ये सब तो हमारे यहाँ एक साथ आप सबको बुला लीजिए। इसका आसान तरीका होता कि भाई आपने कोई मीटिंग की, या कथित तौर पर ऐसी कोई मीटिंग हुई, या कथित तौर पर ऐसा कोई भोज हुआ। मुझे कोई एक तस्वीर ऐसी नहीं दिखाई पड़ी, मेरे पास भी वो तमाम तस्वीरें हैं, जिस एक तस्वीर में 25-30 विधायक एक साथ दिखाई दिए हों। ये तो एक ड्राइंग रूम इवेंट था। ड्राइंग रूम इवेंट में 10-5 आदमी आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। 5-5, 6-6 आदमी के ग्रुप थे, और उन ग्रुप्स में जो है ये सारी पंचायत कवायद के रूप में दिखाई पड़ी। और वो कवायद अगर इस तरीके से हो कि उसको आप ये कह दें कि नहीं, ये तो मतलब आपने कोई बैठक बुला ली, आप मतलब, ये मुझे समझ में नहीं आया। ये बिना होमवर्क वाला निर्णय रहा। आप देखिए ना, ये सिग्नेचर जो है, ये सिग्नेचर महज 18 विधायकों के, और एक ये 19वें, ये 19-20 ये हो गए, तो 18-20 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। ये भी नहीं उस पर ऊपर लिखा हुआ है कि वहां आए थे इसलिए कर दिया कि भाई एक दूसरे का संपर्क एक दूसरे से रहे। अब आप इसमें से सारी तस्वीरें उठा करके देखिए, सारी तस्वीरें उठा करके देखिए। इन तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ रहा है कि कोई 5, 6, 7 से ज्यादा विधायक एक साथ है। और इसमें तो मैं बहुत सारे ऐसे बता दूंगा जो विधायक भी नहीं, है, पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, विचारधारा से प्रभावित लोग होंगे, पर वो विधायक नहीं है। अब आपने क्या किया, आपने जो खबर पहले ही दिन मर गई थी, हम लोग भी आलोचना कर रहे थे कि ऐसी कौन सी बैठक कर दी, ऐसा क्या कर दिया कि आप लोगों ने, ये समझ में नहीं आ रहा है। और इसका नैरेटिव, और अगर किया तो इसको ओन क्यों नहीं कर रहे, मतलब किया तो इसका ट्वीट करते कि भाई हम लोग इकट्ठे हुए भोज पर, समाज को लेकर के बात की, मुद्दों को लेकर के बात की, किसी घटना को लेकर के बात की, जैसा संभवतः, हालांकि वहां भी इस तरह का नैरेटिव नहीं आया था जब क्षत्रिय कुटुंब की बैठक हुई थी लखनऊ के अंदर, पर उसमें एक बेहतर चीज थी कि उसमें मंत्री भी थे सरकार के, 2-2, 3-3 मंत्रियों ने वहां भाग लिया था, तो वहां पर वो नैरेटिव नहीं बना। अब मुझे लगता है कि नए नवेले अध्यक्ष जी को लगा होगा कि मैं अध्यक्ष बना हूं तो मैं ये दिखाऊं कि जो है मैं बैटिंग कर सकता हूं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि सो कॉल्ड कहा जाए कि दिल्ली के इशारे पर या लखनऊ के नेतृत्व के इशारे पर काम करने वाला अध्यक्ष हूं मैं, थोड़ा मेरा जनाधार है, मैं 7 बार से एमपी रहा हूं,
तो मैं भी थोड़ा सा अपनी कुछ एक्टिविटी करता हूं। तो उन्होंने एक वर्बल चेतावनी के तौर पर एक प्रेस नोट जारी कर दिया। प्रेस नोट ही था, वो चेतावनी किसी विधायक को नहीं भेजी गई, कोई नोटिस किसी विधायक को नहीं भेजा गया, किसी से जवाब तलब चिट्ठी लिख करके नहीं किया गया है। लेकिन जब आपने किसी को चिट्ठी लिख करके कोई जवाब तलब नहीं किया, तो आपने सार्वजनिक तौर पर ये प्रेस बयान क्यों दे दिया कि भैया आप हमारी पार्टी में जाति के आधार पर राजनीति नहीं होती। अब जब आप ये कहेंगे कि हमारी पार्टी में जाति के आधार पर राजनीति नहीं होती, और भविष्य में अगर ऐसी जैसे कथित समाचार था, ऐसा कुछ होता है तो पार्टी अनुशासनहीनता मानेगी, तो पलट के लोग सवाल पूछेंगे कि भाई साहब, आप भी अभी कुछ दिन पहले कुर्मी महासभा की बैठक में गए थे, आप भी कुर्मी सभा के नेताओं से मिल रहे थे, और आप प्रदेश अध्यक्ष बने ही क्योंकि यूपी में बीजेपी को कुर्मी वोटों का संधान करना था, साधना था अपने साथ। 2022 और 24 में कुर्मी बिरादरी नाराज हो गई अनुप्रिया पटेल के साथ होने के बावजूद आपसे, और आपको वोट नहीं दिया, विपक्ष को वोट दे दिया। तो उन नाराज कुर्मियों को मनाना था, इसलिए आपको अध्यक्ष बना दिया। आप कह रहे हो ब्राह्मण अगर नाराज है तो वो बैठक न करे, या उसका कोई मुद्दा है तो वो बैठक न करे, या वो चर्चा नहीं कर सकता, या अनुशासनहीनता। अरे ऐसा कैसी हो सकती बात? इसलिए ये कल सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ। परसों क्यों नहीं ट्रेंड हुआ? इससे पहले जब विधायकों से किसी को सहानुभूति नहीं रही हो, लेकिन जब आप ये कहेंगे कि इस तरह की बैठक गलत है और दूसरों की बैठक पर आप कमेंट नहीं करेंगे, या ये कहेंगे कि इससे पहले भी कुछ बैठकें हुई हैं, शब्दों का हेरफेर है सियासत में, लेकिन आप जानते हैं कि शब्दों की का हेरफेर मतलब उनका चयन और उनकी टाइमिंग, ये इंपॉर्टेंट है। आप 5 दिन बाद बोलते शायद कोई नहीं पूछता, लेकिन आपने अगले दिन ये बात कही और उसका रिएक्शन आ गया कि तमाम सारे लोग, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत ही पॉजिटिव एनडीए बीजेपी सपोर्टर्स हैं, जो बीजेपी और एनडीए के पक्ष में किसी मुद्दे को लेकर विपक्ष की बखियां उधेड़ देते हैं, जाने क्या क्या लिखते हैं सोशल मीडिया पर, एक्स पर। वो सारे लोग आपके इस मंतव्य के खिलाफ हो गए, और उन्होंने कहा अरे भाई साहब, आप कह रहे हो जिसका चयन ही जाति आधारित हुआ है, वो ये कह रहा है कि पार्टी में जाति नहीं है। आपका जब आपको जब मंत्रिमंडल में, मुझे याद है ना, पंकज जी को जब मंत्रिमंडल में लिया गया था, तो बाकायदा बीजेपी ने इश्तिहार छपवाया था दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कि हमने कितने ओबीसी मंत्री बनाए, कितने एससी मंत्री बनाए, कितने एसटी मंत्री बनाए। और उसके बाद यूपी में भी विस्तार हुआ था, और यूपी में भी जितिन प्रसाद समेत बाकी आदमी मंत्री में बनाए गए थे, उनके साथ भी लगाया गया कि इस कैटेगरी से संजय निषाद उसी में मंत्री बने थे। तो हमने इसी समाज से लोगों को मंत्री बनाया। तो भाई साहब, ये तो बड़ी गजब बात हो गई। इसी को जो है वो, जो आप कह सकते हैं कि ब्राह्मण सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, या ब्राह्मण समाज से आने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, या वो पेजेस जो ब्राह्मण पॉलिटिक्स को लेकर के, ब्राह्मण नैरेटिव को लेकर के चर्चा करते हैं। अब एक आंकड़ा मुझे कल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ने, मैंने देखा ट्विटर पर ही मुझे टैग किया था, और उन्होंने जो चीज मेंशन की वो भाई मैं ये नहीं कहता कि उनको क्यों की, कैसे की, उनकी मेरा एक सवाल है, फिर मैं वो आंकड़ा मुझे सुनाना। मेरा एक सवाल है, हो सकता है वो आंकड़ा ही हो। अवनी जी, कुल 52 विधायक हैं ब्राह्मणों के, उसमें 46 विधायक भारतीय जनता पार्टी से, 41 विधायक क्षत्रिय समाज के बीजेपी से, 21 विधायक कुर्मी समाज के, और 27 गठबंधन में, बीजेपी गठबंधन में टोटल 27 कुर्मी विधायक 27 है, उन्हें मिल गया प्रदेश अध्यक्ष पद। 41 विधायक हैं क्षत्रिय समाज के, उन्हें मिल गया मुख्यमंत्री का पद। इससे पहले 15 विधायक थे जाट समाज के, उन्हें भी मिल गया प्रदेश अध्यक्ष पद। 46 वाले को कुछ नहीं, और 46 वाले ने चाय पी ली। कोई प्रोग्राम नहीं था सरकार के विरोध का, कोई प्रोग्राम नहीं था किसी विरोधी गतिविधि का। कई ब्राह्मण विधायकों को तो जानकारी भी नहीं है कि बैठक कहां हो गई, अवनीश जी। और इसके बावजूद ये इतना बड़ा तूफान, ये प्रेस रिलीज, और अभी भी बीजेपी की वेबसाइट पर पड़ी है वो प्रेस रिलीज, अभी भी हटी नहीं है। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं आपसे कि जो बात आप कह रहे हैं, दरअसल यही है। मतलब जो व्यक्ति जिन्होंने, मैं जानता हूं कि वो बीजेपी और आरएसएस के बहुत बड़े समर्थक हैं, और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक आंकड़ा दिया है। वो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, पहले से ही हमारे समाज को की उपेक्षा हो रही थी,
लेकिन उपेक्षा पर कोई बहुत दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब आप जजमेंटल होंगे, जहां आप डिसीजन लेंगे और कहेंगे कि ये चीज गलत है और ये चीज सही है, जैसे आपने यहां कहा कि भाई ये चीज गलत है कि जाति आधारित कोई बैठक हो, बीजेपी के अंदर ये नहीं होता है, तब ये सवाल बनता है। सवाल तब तक नहीं बनता है जब तक आपने नहीं कहा है। जैसे ही आपने कहा, जैसे मैं मान लीजिए जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई बेईमानी नहीं होनी चाहिए, 5 रुपए की बेईमानी और 5 करोड़ की बेईमानी बराबर है, पर जब उन पर ही भ्रष्टाचार का आरोप लग गया तो जनता उनसे नाराज हुई, उनसे दूर हुई, उनका कार्यकर्ता उनसे दूर हुआ। नतीजा आपके सामने है। ठीक उसी तरीके से बीजेपी भी अगर इस बात को तूल ही नहीं देती कि भाई कोई ऐसी पंचायत हुई, क्योंकि होती रही है, आप बुलाते एक दो नेताओं को, डांट देते जिन्होंने मीटिंग आयोजित करने की हिम्मत की सो कॉल्ड आज की पॉलिटिक्स में, तो आप उनको डांट देते, काम खत्म हो जाता। वो तो अपनी, वो बेचारे तो अपनी फोटो भी नहीं लगा पाए कहीं पे, विधायकों ने अपने फोन स्विच ऑफ कर दिए। जिन पीएन पाठक ने इस बैठक का आयोजन अपने घर में कराया, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने सोशल मीडिया पर कोई फोटो लगा पाए। उसके पहले वो जयंती मना रहे थे और पुण्यतिथि मना रहे थे, उसके बाद भी वो जयंती पुण्यतिथि मना रहे हैं, लेकिन उनके घर पर कथित तौर पर एक सुंदरकांड पाठ हुआ, उसमें 25-26 विधायक इकट्ठे हुए, उसकी तस्वीर लगाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। तो वो बेचारे तो वैसे ही बेचारे थे। उसमें से कुछ, वो जैसे मुझे कल एक सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा कि भाई ब्राह्मण को एकजुट करना मेढक तौलना बराबर है, उछल जाएगा, एक को डालोगे दूसरा उछल के कूद के निकल जाएगा, तो इकट्ठा ही नहीं हो सकता है। तो जो आंकड़ा ये बताते हैं, ये कहते हैं कि ब्राह्मण की आबादी यूपी में 10 से 11% है और क्षत्रिय समाज की आबादी 6 से 7% है। पर वो ये कहते हैं कि लेकिन विधानसभा में जो प्रतिनिधित्व है हमारा, उसमें ब्राह्मण और ठाकुर की जो तुलना है वो 42 ब्राह्मण है और 45 ठाकुर हैं। तो यानी जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से संख्या ज्यादा है और प्रतिनिधित्व कम है। फिर कहते हैं कि जब अब ये तो चलिए ये वाली बात हो गई, अब जो विधान परिषद है जहां नॉमिनेटेड लोग आते हैं, वहां पर ये संख्या 14 है, ब्राह्मण 14 और 23 ठाकुर है। तो ये संख्या वहां पर भी है। तो जनसंख्या के हिसाब से ये बात नहीं हुई। यही बात जब आती है कुर्मी समाज के लिए, यादव समाज के लिए, तो आप कहते हो कि भाई देखिए यादवों को जो है सारे लाभ मिल रहे हैं समाजवादी पार्टी में, इसलिए हमको इस समाज को यहां पर देना चाहिए, हम कुर्मी समाज को देंगे या निषाद को देंगे या राजभर को देंगे। तो भाई ये बात तो फिर यहां भी उठ जाएगी कि भाई हमारी संख्या अगर किसी से दुगनी है या ज्यादा है, तो हमारा प्रतिनिधित्व उसका उससे कम कैसे है। तो इसलिए ये राजनीतिक मुद्दा बना, इसलिए कल ये ट्रेंड करने लगा। अब उसका फायदा जाहिर सी बात है विपक्ष से जुड़े हुए इन्फ्लुएंसर्स, विपक्ष से जुड़े हुए जो सोशल मीडिया पेजेस हैं, वो इसका लाभ उठाएंगे। उन्होंने लाभ उठाया। अब आप देखिए कि एक आंकड़ा कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स ने रखा, चूंकि मैं पूर्वांचल की राजनीति को और बेहतर तरीके से समझता हूं। उन्होंने कहा कि भाई पंकज चौधरी खुद चुनाव लड़े वहां से, महाराजगंज से, और महाराजगंज से वो चुनाव लड़े तो वहां पर उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की ओर से एक विधायक जी, जो कांग्रेस पार्टी के दूसरे विधायक है, 2 ही तो विधायक हैं, उसमें से एक विधायक जो फरिंदा से हैं, वीरेंद्र चौधरी, वो चुनाव वहां से लड़े लोकसभा का। और चुनाव में पंकज जी की हालत खराब बताई कि उनकी हालत खराब है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा चुनाव जीतना। आपको पता है कि ऑलरेडी पहले ही से आसपास के इलाकों में काफी सारी दिक्कतें हो रही थी। ये तो पंकज जी को भी समझ में आता होगा कि क्या प्रभाव रहा, जिसके नाते वो 20-30 हजार से चुनाव जीत पाए। और उसका सबसे बड़ा कारण भाई देखिए, योगी फैक्टर तो था ही गोरखपुर में, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। भाई आंकड़े बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा 2022 में सारी विधानसभा सीटें जो है वो गोरखपुर क्षेत्र से अपनी पार्टी को दिलाई थी। एक सीट यही फरेंदा की, वीरेंद्र चौधरी की सीट छोड़ दीजिए, तो सारी की सारी सीटें जो है वो जीतने में उनका यानी एनडीए कामयाब रहा था गोरखपुर मंडल के अंदर। तो अब आप उसकी उपलब्धि, अगर आप उनको किसी चीज का डिस्क्रेडिट देंगे तो क्रेडिट भी देना पड़ेगा ना। लोकसभा चुनाव में जब आप आते हैं तो लोकसभा चुनाव में वो गोरखपुर मंडल की केवल एक सीट हारे हैं, और वो भी सलेमपुर, जो बलिया यानी आजमगढ़ मंडल में भी आती है, और देवरिया, चूंकि देवरिया जिले से है तो गोरखपुर में भी आती है। तो उस एक सीट को छोड़ दीजिए तो वो सारी सीटें जीत गए। तो आपको योगी आदित्यनाथ को भी क्रेडिट देना पड़ेगा। फिर चूंकि वहां से कुर्मी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा था और बगल की सीटों पर डुमरियागंज, इसके अलावा बस्ती
फैजाबाद यानी अयोध्या, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती। अब आप देखिए ना कि समाजवादी पार्टी के जो कुर्मी एमपीज हैं वो कहां से हैं? अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा। आप संत उंगलियों कबीर पर नगर, गिनिए कि हाँ, संत कबीर नगर भी उन्हीं के हिस्से में, हाँ, रामभुआल कबीर निषाद। नगर निषाद समाज से है, पप्पू निषाद। तो ये सब जीत करके वहां पर आए हैं। अब अगर आप ये बात समझ रहे हैं तो वो आंकड़ा बहुत साफ तौर पे आता है कि भाई आपको जो आपकी बिरादरी थी वो पहले से ही इंडिया गठबंधन की तरफ अलाइन हो रही थी। चूंकि आप बड़े नेता थे अपनी बिरादरी के, तो जाहिर सी बात है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी बिरादरी ने आपको वोट नहीं दिया होगा। मानते हैं कि आपको 60% वोट मिला होगा, पर 40%, क्योंकि वीरेंद्र चौधरी 30,000 वोट से तो हारे, पर बिल्कुल। 30,000 लोगों ने, 30% लोगों ने, कुर्मी बिरादरी के 40% लोगों ने उनको भी वोट किया। हो सकता है ये 50-50 रहा हो सकता है 50-50 रहा, नहीं, लेकिन यहाँ पे आप ये अगर भी बात, ब्राह्मण थोड़ा मूव कर जाता तो ये कहाँ होते। मैं यही बता रहा हूं, महाराजगंज में ब्राह्मण समाज की बड़ी अच्छी स्थिति है लोकसभा में, और ये बात पंकज जी खूब जानते हैं। इसलिए उनके राजनीतिक गुरु रमापति जी लगातार उनके इर्द गिर्द उनको विचार ज्ञान देने के लिए आपको दिखाई पड़ भी रहे होंगे। तो अब आप समझिए कि 10%, और 12% से ज्यादा वहां। ये जो प्रेस रिलीज आई तब उन्होंने ज्ञान नहीं दिया कि ये कहाँ तुम मधुमक्खी के नहीं, छत्ते में वो हाथ मैंने मारने कहा जा ना रहे कि ये अगर उन्होंने ज्ञान लिया होता, और चुनावी राजनीति में मुझे लगता है कि रामापति जी से ज्यादा अनुभव पंकज जी का है। मैं इसका श्रेय पंकज जी को दूंगा कि चुनावी राजनीति में नहीं, वोट की राजनीति में उनकी समझ जो है वो रमापति से ज्यादा है। रमापति जी पार्टी प्रबंधन की राजनीति में उनसे ज्यादा कुशल हो सकते हैं, क्योंकि वो चुनाव कभी जीवन में लोकसभा का बस जीते थे 2019 में। तो आप समझ सकते हैं कि 19 में किसकी वजह से कौन चुनाव जीत रहा था। जब सब मोदी और योगी की कृपा से जीत रहे हैं तो रमापति जी कोई अलग से तो आए नहीं है, तो वो भी उन्हीं की कृपा से जीते रहे होंगे। खैर, वो विधानसभा का चुनाव भी हार गए थे 2012 में, वहीं पंकज चौधरी के इलाके से ही चुनाव लड़े थे, सिसवा की सीट से। अब तो 2012 का तो जिक्र मत करो, भाजपा का 2012 का तो लेकिन जिक्र ही अरे करना भाई, था। कलराज मिश्रा चुनाव जीते, वो लखनऊ से चुनाव लड़े थे, वो भी चुनाव लड़े थे, वो चुनाव जीत गए। और फिर सीट सिलेक्शन तो उनका था ना, किसी और का तो था नहीं। खैर, तो मैं ये बात कह रहा हूं, तो ब्राह्मण ठाकुर मतदाता की बड़ी तादाद ने, और मुझे लगता है एक पक्षी तादाद ने वोट किया पंकज चौधरी को। पंकज चौधरी जीत करके आए। तो ये बात भूल कैसे गए? ये बात कैसे भूल गए वो? और फिर मैं वही बात कहता हूं कि मैं अगर कैसे सलाह दे सकता हूं, अगर मैं ही उस राजनीति से निकलकर उसी राजनीति की वजह से आया हूं, क्या वो दावा कर सकते हैं कि मैं इसलिए सिर्फ आया हूं क्योंकि मैं 7 बार का एमपी हूं? क्या नहीं, वो ये दावा कर सकते हैं कि वो केवल इसलिए आए हैं क्योंकि वो बहुत ताकतवर नेता हैं उत्तर प्रदेश के, अगर बड़ा उनके उनको फैन जातिगत यूपी। आंकड़े नहीं होते, अवनीश जी, उनके जातिगत आंकड़े नहीं सेट होते, अखिलेश के पीडीए की वजह से कोई पिछड़ा का चेहरा नहीं लाना होता, क्योंकि इसका अखिलेश का जो दम्भ तोड़ सकती थी वो कुर्मी जाति थी। और 10 सांसद जो चुने गए उसमें से 3 सांसद बीजेपी के थे, 7 सांसद कुर्मी समाजवादी पार्टी के थे। बीजेपी भाई मैं आपको, परेशान थी, बीजेपी हैरान थी, इसलिए ये सब सिस्टम बनाया गया। तो जब जातिगत आंकड़े से अध्यक्ष चुना जाएगा तो जातिगत अगर बैठक हो गई तो उस पर सवाल कैसा? नहीं, मैं बता रहा हूं ना, मैं तो इस बात को जानता हूं। मेरे पास अभी कुछ बैठक के 1-2 दिन बाद ही कुछ पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं में नेशनल लीडर्स भी, कुछ स्टेट के लीडर्स भी मेरे ऑफिस में ही आए थे, और उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप लोग ये जो बार बार कहते थे कि कुर्मी नाराज है, कुर्मी नाराज है, कुर्मी नाराज है, तो उन्होंने कहा कि आप लोग जैसे पत्रकारों ने, और जो खासतौर पर उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण समाज से आते हैं या उनसे जुड़े हुए हैं या अगड़े समाज से आते हैं, जैसे भी, मतलब उन्होंने कहा कि जो सो कॉल्ड मीडिया है उसने इतना इस बात को पुश किया कि कुर्मी नाराज है, कुर्मी वोट पीडीए के साथ चला गया, इंडिया गठबंधन के साथ चला गया, सपा के साथ चला गया। इसके दबाव में नेशनल लीडरशिप ने जो है वो कुर्मी बिरादरी का अध्यक्ष बनाने का फैसला किया। मुख्यमंत्री की तरफ से भी जो दिल्ली आला कमान को अपनी एडवाइस दी गई थी, ये अलग बात है कि वो पंकज चौधरी को नहीं चाहते थे, वो स्वतंत्र देव सिंह को चाहते थे, लेकिन जो एडवाइस दी गई वो एडवाइस यही थी कि अध्यक्ष कुर्मी बनना चाहिए। बस दिल्ली ने उसमें इतना ही शिफ्ट किया कि स्वतंत्र देव का नाम नीचे रख दिया और पंकज चौधरी को यहां पर स्थापित कर दिया। तो ये बात समझ से परे थी कि जो उन्होंने प्रेस नोट में उतना लंबा चौड़ा ज्ञान दिया,
वो लंबा चौड़ा ज्ञान किसके परामर्श पर दिया, ये जानने का विषय है। अगले 1-2 दिनों में पता चल जाएगा कि वो किसकी एडवाइस थी, क्योंकि वो बैकफायर कर गई। एक तरफ भाई देखिए क्या क्या है ना, इसका असर जैसे ये क्या? बैठक, जैसे शिव भाई ये बैठक बैकफायर कर गई थी, बैकफायर कर गई थी। मैं मानता हूं कि इस बैठक में कोई दम नहीं था, और उसकी वजह ये है कि जब आप मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं, आप मुझे टैग करो इस वीडियो के साथ और मैं आपको ब्लॉक कर दूं, भाई ऐसा है कि मैं इसको ऑन नहीं करता, तो मतलब ये बैक, मैं जो बात कह रहा हूं या जिस तरीके से तर्क रख रहा हूं, ये बैकफायर कर जाएगा ना। तो बिल्कुल जिन बिल्कुल। विधायकों ने इस मीटिंग में भाग लिया, वो तस्वीर लगाने से, तस्वीर खिंचाने से, इस पर 2 लाइन कहने से, 2 लाइन एक्स पर टाइप करने से डर रहे थे, तो फिर किस बात की पंचायत की भाई आपने? पहले से ही मैं खुद ये मुद्दा उठा रहा था कि भाई आपने, विधायकों ने बैठक की, आपने ये बात क्यों नहीं की कि ब्राह्मण समाज की चैलेंजेस क्या है? आपने ये बात क्यों नहीं की कि, और उसको हाईलाइट क्यों नहीं किया कि भाई फलाने की हत्या हो गई, या फलाने के साथ अत्याचार हो गया, या फलाने की बेटी को नौकरी नहीं मिली, उसकी शादी नहीं हो पा रही है, 500 हम लक्ष्य रखते हैं कि अगले 6 महीने के अंदर हम लोग 500 कमजोर वर्ग के ब्राह्मण परिवारों की बच्चियों की शादी करवाएंगे। कुछ एक ऐसा मुद्दा लेकर के आए होते तो सरकार और पार्टी घुटनों पर होती आपके विचार के सामने, पर आपने ऐसा दिखाया जैसे आप में से कुछ लोग या तो संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बनना चाहते थे, या 2027 के रण में अपना टिकट सिक्योर करना चाहते थे। इससे ज्यादा इस बैठक का कोई मंतव्य मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं इसकी आलोचना कर रहा था। मैं कह रहा था कि आप ये बात क्यों नहीं कहते कि ब्राह्मणों में यज्ञोपवीत संस्कार की प्रक्रिया की कमी हो गई, लोग नहीं कर रहे हैं, दक्ष लोग नहीं है जो इस तरह की संस्कारों को आयोजित कराते हो, तो आप सामूहिक यज्ञोपवीत कराइए, सामूहिक दूसरे संस्कार कराइए ब्राह्मण समाज के लड़कों का, सामूहिक दीक्षा दीजिए उनको, वेद की, संस्कृत की। अगर आप ये कर सकते हैं तो करिए। दुनिया भर में डिमांड है जो है वेद निपुण, शास्त्र निपुण, जो है इस तरीके से लोगों की। आप ऐसा कर ही नहीं रहे। अभी जी इस हमें तो तरीके ये का कोई लगा प्रयास आपका होता तो समझ में आता, पर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों ने आलोचना की। लेकिन ये बैकफायर कहां कर गया भाई? 2 दिन बाद ही, दूसरे ही दिन लखनऊ में, अब बीजेपी ये कहेगी ना, और बीजेपी लीडरशिप के पास भी तर्क, बहुत सफिशिएंट तर्क था कि भाई हमने तो 3 बड़े ब्राह्मण नेताओं की मूर्ति लगाई है लखनऊ में, और उसके 1 दिन पहले कह रहे हो ब्राह्मण असंतुष्ट है। ये बात किसके गले उतरेगी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति लखनऊ में लगी है, और वहीं तुम बैठक करो। तुमको नहीं मालूम है कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, बिल्कुल चूंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के 24-26 घंटे पहले ये समाचार मीडिया और सोशल मीडिया में घूम रहा था। ये बात शायद किसी विचारवान या सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति को, या संगठन में बैठे हुए शीर्ष के व्यक्ति को हल्की सी स्ट्राइक की, और उसने संभवतः ये आइडिया दिया कि इस मामले में थोड़ा सा इसको, हमको ये स्टेप लेना चाहिए। वो स्टेप लेना उनके लिए खामियाजा बन गया, नुकसानदायक बन गया, और ये सारी चीजें हुई जिसकी परिणति ऐसी। लेकिन पार्टी ने जैसे ही वो प्रेस नोट जारी किया, वो सब बातें एक तरफ हो गई, लड़ाई विधायकों की नहीं रह गई, दरअसल अब सोसाइटी की लड़ाई हो गई। अब आप देख लीजिए उसका नतीजा कल से। आपको कैसा लग रहा है? मैं अंतिम सवाल आपसे लूंगा, क्योंकि समय आपके पास भी कम है और आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये एक गले की हड्डी बन गई जो कहीं नहीं था, क्योंकि किसी भी विधायक ने एक पोस्ट नहीं कर पाया इस मुद्दे पर लिख के, और वो जब से प्रेस रिलीज जारी हुई है तब से तो फिर हंगामा कट गया। अब गांव के गरीब ब्राह्मण, निचले स्तर पर बैठे ब्राह्मण को भी पता लग गया कि ऐसा हुआ है, ब्राह्मण विधायकों का अपमान हुआ है। उसे नहीं मालूम है, उसे इतना मालूम है विधायकों का अपमान हुआ है। मेरी बात नहीं सुनी जा रही। देखिए, ब्राह्मण के साथ 2 चीजें हैं। मैंने जैसे कहा कि मुझे किसी सीनियर जर्नलिस्ट ने कल कहा था कि ब्राह्मण जो है वो, ब्राह्मणों को इकट्ठा करना मेढक तौलने जैसा होता है, जो मैंने आपको बताया अभी। एक और चीज जो ब्राह्मणों के साथ होती है, उनके साथ एक शंख होता है, और शंख हमेशा बजाने के ही काम आता है, आपको ही पता है। तो जब ब्राह्मण की तादाद जो है ना, वो 10%, 11%, 12%, जो भी, अभी तो जातिगत जनगणना होगी तो बहुत सारे मिथ भी खत्म हो जाएंगे कि इसकी कितनी तादाद है, पर एक जो भी तादाद है, विधानसभा वार कोई कह रहा है 130 विधानसभाओं में प्रभाव है, कोई कह रहा है 150 में,
कोई कह रहा है 160 में है, मैं कहता हूं 403 में है, और इसलिए है क्योंकि शंख उसके साथ है। और शंख जो है ना, वो घर में बजाने पर केवल घर में नहीं सुनाई देता है, जी मोहल्ले में, इलाके में सुनाई देता है। और 5-6 मिल करके अगर बजा देंगे तो फिर तो गांव कहां में कहां गवाही सुनाई देगा, ये आपको पता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बात पॉलिटिक्स में बहुत जरूरी है। ये बात शायद बीजेपी को समझ में नहीं आई, इसलिए बीजेपी कल से इस नैरेटिव में घिर रही है, और इसलिए उनके नेता अभी फिलहाल शांत है। मतलब एक तरफ तस्वीर आ रही थी, ब्रजेश पाठक प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचा रहे थे। भाई, वो बीजेपी के यूपी में ब्राह्मण फेस हैं, वो प्रधानमंत्री के साथ उनके आवास पर फोटो खिंचा रहे थे, किसी कार्यक्रम में इनवाइट करने के लिए गए थे, और दूसरी तरफ ये ट्रेंड शुरू हो गया। तो बीजेपी को समझना होगा कि उसकी अपनी पॉलिटिक्स, और ये जो इंटैक्ट वोट है, जो किसी भी हालत में कहीं और नहीं जाने वाला है, मतलब वो थोड़ा नाराज भी हो जाएगा ना, तो अंत में वोट उसके पास विकल्प नहीं है। वो सपा, बिल्कुल कांग्रेस, बीएसपी कहीं नहीं जा सकता है, क्योंकि उनके पास अच्छा रिसीवर नहीं है। वो इस नाराज वोट को, या कथित नाराज वोट को, अपने पाले में ला पाए, इतना राजनीतिक साहस उनके पास भी नहीं। 2007 में मायावती ने की थी, तो सत्ता में भी आई थी, उन्होंने भागीदारी भी दी थी, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी में ये प्रभाव थोड़ा दिखाने की कोशिश हुई, लेकिन धीरे धीरे 2014 के बाद जैसे जैसे वो सत्ता में आगे बढ़ते गए, और खासतौर पर 2022 और 24 के बाद, वो लगभग अपने सबसे निचले पायदान पर है। ये बीजेपी को सोचने की जरूरत है। चलिए अवनीश जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लेकिन नमस्कार। सवाल यह है कि अब ब्राह्मण समाज का अगला कदम क्या होगा? नमस्कार।